कमीशंस के अंदर अपन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 तरह कमीशंस होते हैं। पहला कमीशंस अपन पढ़ेंगे आरपीएससी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वाला है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर अपन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपन देखेंगे आरपीएससी, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे आरपीएससी। पहला पब्लिक सर्विस कमीशन जोधपुर के अंदर बना था, दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन 1939 के अंदर जयपुर के अंदर बना था, और तीसरा पब्लिक सर्विस कमीशन बीकानेर के अंदर बना था 1946 के अंदर। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये रिमूव किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द 16th August 1949। 16th August 1949 एन ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन राजभवन बाय द राजप्रमुख के द्वारा। ठीक है, आरपीएससी कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 अगस्त 20 अगस्त 1949 को, बट रिकमेंडेशन ऑफ सत्यनारायण राव कमेटी इट वाज ट्रांसफर्ड टू अजमेर। सत्यनारायण राव कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये अजमेर ट्रांसफ़र हो गया था। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन था? एस के घोष था। चेयरमैन आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था एस के त्रिपाठी। लॉन्गेस्ट टेन्योर था दयाशंकर तिवारी का, और शॉर्टेस्ट टेन्योर था पी एस यादव का। टेन्योर 6 साल और 62 वर्ष होता है, विच एवर जो भी अर्लियर हो जाए। 662 किया गया था 41वें संविधान संशोधन से, और आर्टिकल 315A(2) के अंदर देखा है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट को। ओरिजिनली कंपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के समय 1+2 मेंबर थे अपने, जब ओरिजिनली कितने कंपोजिशन जब अपना बना था आरपीएससी का, तो चेयरमैन और 7 मेंबर्स अभी 2011 से 7 मेंबर्स प्लस एक चेयरमैन होने लगा है। करंट चेयरमैन जो कि अपने उसको लिखना है कौन है। तो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? आरपीएससी के अंदर पहला पब्लिक सर्विस कमीशन अपना कहाँ का बना था? जोधपुर का बना था। सेकंड बना था फिर 1939 के अंदर जयपुर का, और फिर थर्ड बना था अपना 1946 के अंदर बीकानेर का। ठीक है, अब आरपीएससी की जो चेयरमैन और मेंबर रिमूव किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये बना था अपना आरपीएससी 16 अगस्त 1949 को 16 ये बना था। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ऑर्डिनेंस पास किया जाता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ऑर्डिनेंस पास किया गया था पास्ड बाय द राजप्रमुख के द्वारा। आरपीएससी एग्जिस्टेंस के अंदर आया था 20 अगस्त 1949 को एग्जिस्टेंस में आया था, पर रिकमेंडेशन ऑफ सत्यनारायण राव कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, पहला चेयरपर्सन इसका था एस के घोष इसका पहला चेयरपर्सन था। चेयरमैन आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में इसका चेयरपर्सन था एस के त्रिपाठी। ठीक है, लॉन्गेस्ट टेन्योर दयाशंकर तिवाड़ी का लॉन्गेस्ट टेन्योर है, और शॉर्टेस्ट टेन्योर है अपने पी एस यादव का शॉर्टेस्ट टेन्योर है। टेन्योर जो कि 6 साल और 62 वर्ष होता है, और विच एवर जो भी अर्लियर हो जाए, जो भी पहले हो जाए। आर्टिकल 315(2) के अंदर जेपीएससी है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट को। ओरिजिनली आपने क्या नाम है कंपोजिशन किया है आरपीएससी की कंपोजिशन 2011 से एक तो चेयरपर्सन होगा 7 मेंबर होगा। ओरिजिनली ये अपने 1+2 था, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर यहाँ पे ओरिजिनली था। करंट चेयरमैन कौन है ये अपने को पता करना है, करंट चेयरमैन। ठीक है, मेंबर और चेयरमैन शैल नॉट अटेन ए पोस्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद में पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। पर्सन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में यूपीएससी का मेंबर, यूपीएससी का चेयरमैन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। आरपीएससी का चेयरमैन बन सकता आरपीएससी का चेयरमैन यूपीएससी का चेयरमैन और कोई दूसरी यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, और कोई दूसरी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, ये मेंबर यूपीएससी का चेयरमैन और
यूपीएससी का चेयरमैन और यूपीएससी का मेंबर और पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या फिर मेंबर बन सकता है किसी अदर का, ना कि इसका खुद का। आरपीएससी का जो चेयरमैन है अदर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है और चेयरमैन रीअपॉइंट नहीं हो सकता पर। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ आरपीएससी क्या हैं। आरपीएससी की फंक्शंस ये हैं कि इसके अंदर रिक्रूटमेंट होगा आरएएस, आरटीएस, जेएएन और आईएन, इन सबका हेडमास्टर इन सबका क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है। रिकमेंडेशंस देता है रिलेटेड टू द फंक्शन एंड स्टैंडिंग ऑफ द लिस्ट सेलेक्टेड पीपल्स का स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा। इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि जो चेयरमैन है वो अटेंड नहीं कर सकता जो कि पोस्ट ऑफ प्रॉफिट को आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में यूपीएससी का जो मेंबर है वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का और वो मेंबर बन सकता है यूपीएससी का और वो अदर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, आरपीएससी का जो मेंबर है वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है और अदर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, अदर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या फिर उसका मेंबर भी बन सकता है। अब फंक्शंस ऑफ आरपीएससी ये है। फंक्शंस के अंदर अपन देखेंगे कि ये जैसे कि आरएएस हुआ, आरटीएस हुआ, जेईएन हुआ, हेडमास्टर हुआ, इनका क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है। और सेकंड पॉइंट ये हुआ कि रिकमेंडेशन जो कि रिलेटेड टू द फंक्शन स्टैंडिंग द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड पीपल टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर अब प्रमोशन रिलेटेड टू फंक्शंस और कौन से फंक्शंस का था, प्रमोशन से रिलेटेड फंक्शंस को और थ्रू द वेरियस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को अबाउट द डिसिप्लिनरी एक्शन, प्रमोशन और ट्रांसफ़र से चेयरमैन ऑफ आरपीएससी प्रेजेंट करता है रिपोर्ट गवर्नर के पहले। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने देखा और क्या फंक्शंस हैं। ये क्या करता है, प्रमोशन करता है रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज से और एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को अबाउट द डिसिप्लिनरी एक्शन, प्रमोशन और ट्रांसफ़र से रिलेटेड। ठीक है, और क्या करता है चेयरमैन ऑफ आरपीएससी का चेयरमैन ये रिपोर्ट करता है किसको, गवर्नर को रिपोर्ट करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अब आता है अब अपने देख लेते हैं कि आरपीएससी के क्या कौन कौन मेंबर रहते। आरपीएससी के मेंबर रहता सबसे पहले एस के घोष जो कि मुख्य न्यायाधीश भी थे, जो कि चीफ जस्टिस भी थे। ठीक है, फिर आता है एस सी त्रिपाठी, फिर आता है डीएस तिवारी, फिर आता है एम वर्मा, फिर आता है एल जोशी और फिर आता है अपने वीवी नार्लिकर ये एक आईएएस ऑफिसर था और ये कार्यवाहक था। ठीक है, और फिर आपने ये सब आते हैं और ठीक है, यहाँ पे बीडी माथुर जो कि सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी और जो कि आर एस कपूर था, ये क्या था, DIR कॉलेज के शिक्षा से रिलेटेड थे। और उसके बाद में मुख्य अभियांत्रिकी श्री हरि दत्त गुप्ता और मुख्य अभियांत्रिकी S आदलवियप्पा। ठीक है, प्रोफेसर कौन थे, डी चौहान ये प्रोफेसर थे और कार्यवाहक थे अपने कौन से, SS स्टाक ये कार्यवाहक थे, SS स्टाक कार्यवाहक प्रोफेसर थे ये। ठीक है, और ये एक RAS सेवानिवृत्त दीपक उत्प्रेरी सेवानिवृत्त थे और एल के पवार ये भी सेवानिवृत्त थे, मतलब रिटायर्ड। मेंबर का तो अपने को देखना ही नहीं है। अब आता है अपना कौन सा,
कि 7 सदस्यों का प्रावधान कब हुआ था? 7 सदस्यों का प्रावधान हुआ था 2011 से। और प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? एस के घोष इसका प्रथम अध्यक्ष था, एस के घोष। इसके अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति कौन था? अपने एन के बैरवा, एन के बैरवा। और प्रथम पूर्वकालीन अध्यक्ष कौन थे? एस सी त्रिपाठी पूर्वकालीन अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव चेंज हो गया, चेक करना। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? एल 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 जोशी। फिर सर्वाधिक कार्यकाल किसके टाइम पे रहा? डी एस तिवारी के समय। न्यूनतम कार्यकाल रहा था पी एस यादव के समय 37 दिन ही रहा था। फिर आयोग के अध्यक्ष जो कि लोकसभा के सदस्य थे वो थे अपने सी आर चौधरी। आयोग के सदस्य जो कि लोकसभा के भी सदस्य थे वो थे गुलेश्वर मीणा। फिर आयोग के सदस्य जो कि राज्य मुख्य सचिव रहे हैं सांवलदान उज्ज्वल। फिर आयोग के सदस्य जो कि विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो है अपना एन एल जैन। फिर आयोग के पूर्व मंत्री भी रहे हैं वो श्रीमती कमला भील, पूर्व मंत्री रहे हैं वो कमला भील। प्रथम सचिव रहे श्याम सुंदर शर्मा प्रथम सचिव। प्रथम महिला सचिव रहे हैं ओटिमा बोरडिया। प्रथम वर्तमान अपने कौन है? शुभम चौधरी जो कि एक IAS है। अपने को चेक करना अब कौन है, ठीक है। LL जोशी कार्यवाहक रहा था। DBL रावत, JM खान, हनुमान प्रसाद और ये सब। महेंद्र कुमार जो हाल ही में राजस्थान के अंदर बनाई गई एक समिति के अध्यक्ष रहे हैं और पुलिस विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं। फिर आता है अपने कि पूर्व महिला सदस्य कौन कौन रही हैं? वो है कांता कतूरिया। ये एक पूर्व विधायक रही हैं और अपने राज्य वुमेन कमीशन की अध्यक्ष भी रही हैं, जो वुमेन कमीशन है। और यूपीएससी की मेंबर भी रही हैं। फिर आता है कमला भील जो कि पूर्व राज्य मंत्री हैं वो रहे हैं और राज्य का सरकार राजस्थान सरकार के अंदर। श्रीमती प्रकाशवती शर्मा ये यूपीएससी की मेंबर भी रही हैं। फिर आता है श्रीमती दिव्या सिंह कार्य पूर्ण होने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके लिए ये सिर दर्द हो गया था, इसलिए इन्होंने कार्य पूर्ण होने से पहले ही क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया था। फिर आयोग के महिला सदस्य इस टाइम पे कौन है वर्तमान में? एक तो राजकुमारी गुजर है और फिर संगीता आर्या है और फिर मंजू शर्मा है। इसके बाद में कार्यकाल के पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य सबसे पहले है कांता कतूरिया। फिर है अपने शिवपाल सिंह नांगल। फिर है अपने दिव्या सिंह। फिर है श्याम सुंदर शर्मा। विधानसभा के सचेतक सदस्य रहे हैं रूप में ओपी गुप्ता रहे हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे कि महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम अंडर लोकायुक्त के अंदर जुरिडिक्शन में आते हैं। लोकायुक्त ओनली एडवाइजरी बॉडी है और लोकायुक्त डिप्टी लोकायुक्त की भी पोस्ट खाली है तो एक्टिंग जज को लोकायुक्त बनाने के लिए गवर्नर को रिकमेंडेशन इट विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। फर्स्ट ऑल लोकायुक्त लॉ वाज पास्ड किया गया बाय द उड़ीसा के द्वारा 1970 के अंदर। महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया था लोकायुक्त सिस्टम 1971 के अंदर। 1973 के अंदर लोकायुक्त सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट लोकायुक्त था अपना ID दुआ पहला लोकायुक्त था। इसको पब्लिक मैन भी जानते हैं केरला के अंदर। और कमीशन ऑन इंक्वायरीज के नाम से बुलाते हैं तमिलनाडु के अंदर। भ्रष्टाचार निरोधी प्राधिकरण बुलाते हैं अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट लोकायुक्त प्रताप सिंह लोहरा है और एलिजिबिलिटी इसकी है कि शुड बी
शुड हैव बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। अपॉइंटमेंट इसका है कि बाय द गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, रिकमेंडेड किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और कंसल्ट किया जाएगा हाई कोर्ट जज के साथ में। सैलरी जो कि इक्वल होगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बराबर इसकी सैलरी होगी। और डिप्टी लोकायुक्त की हाई कोर्ट के जज के बराबर सैलरी होगी, हाई कोर्ट के जज के बराबर सैलरी होगी डिप्टी लोकायुक्त की। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा, इसके अंदर अपन ने देखा कि लोकायुक्त लोकायुक्त ये क्या हुआ कि सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम हो, सब किसके अंदर आएंगे, लोकायुक्त के अंदर आएंगे। ठीक है, लोकायुक्त एक एडवाइजरी बॉडी है और लोकायुक्त और डिप्टी लोकायुक्त की पोस्ट खाली है तो एक्टिंग जज को लोकायुक्त बनाने के लिए ऑन गवर्नर रिकमेंडेशन पे इट विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकायुक्त लॉ पास्ट किया गया उड़ीसा के अंदर 1970 के अंदर, और फिर महाराष्ट्र जो कि फर्स्ट स्टेट है जो कि इम्प्लीमेंट करता है लोकायुक्त सिस्टम 1971 के अंदर। ठीक है, 1973 के अंदर लोकायुक्त सिस्टम वाज इस्टेब्लिश किया गया राजस्थान के अंदर, और पहला लोकायुक्त था अपना आई डी दुहा अपना पहला लोकायुक्त था। प्रेजेंट लोकायुक्त अपना है प्रताप कृष्ण लोहरा अपना पहला लोकायुक्त है। एलिजिबिलिटी है कि शुड हैव बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अपॉइंटेड किया जाएगा गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड किया जाएगा। रिकमेंडेड किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा, और कंसल्ट किया जाएगा हाई कोर्ट जज के द्वारा। इसको और भी जाना जाता है जैसे कि पब्लिक मैन जाना जाता है केरला के अंदर, कमीशन ऑन इंक्वायरी जाना जाता है तमिलनाडु के अंदर, और इसको भ्रष्टाचार विरोधी अधिकरण माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। और सैलरी जो इसकी होगी वो इक्वल होगी इसका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बराबर होगी, और इसके जो मेंबर की सैलरी होगी वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होगी। अब आता गवर्नर, ओनली लोकायुक्त और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का हटाने का अधिकार गवर्नर को है। लोकायुक्त का और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को हटाने का अधिकारी अपने किसके पास है, गवर्नर के पास में है। लोकायुक्त कैन इन्वेस्टिगेट कर सकता है मिनिस्टर्स को, एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को, और रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन फ्रॉम जनरल पब्लिक, जब इसके पास में रिसिप्ट आती है जनरल पब्लिक से कंप्लेन आती है। ये ट्राई टू कंप्लेन करता है इन केस ऑफ कंप्लेन मेड इल इंटेंशन, अगर इल इंटेंशन की हुई कंप्लेन तो ये सीज कर देता है उसको। लोकायुक्त पास एम्पावर करता है राइट्स टू सिविल कोर्ट के राइट्स हैं। अगर 5 साल से पुराने वाला मामला है तो कोई अधिकार नहीं है इस पर। अगर कंटिन्यू से चल रहा है 5 साल से तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, और अगर कमेटी ऑन स्टेट काउंसिल और सेक्रेटरीट, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, मेयर, डिप्टी मेयर, म्यूनसिपलिटीज कमेटी, ऑल टाइप्स की कमेटी जो है इसके अंडर ज्यूरिडिक्शन के अंदर है, और जिला परिषद, उप जिला परिषद हैं, प्रधान और उप प्रधान हैं, और स्टैंडिंग कमेटी और पंचायत समिति हैं, और अर्बन इम्पोर्टेंट ट्रस्ट है और मिनिस्टर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ओनली पब्लिक सर्वेंट, ओनली राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट इसके अंदर आते हैं पब्लिक सर्वेंट। और लोकायुक्त विल नॉट इनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, एक तो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, गवर्नर के अगेंस्ट में, और ऑफिसर ऑफ जो कोर्ट के ऑफिसर हैं, एडवोकेट जनरल के अगेंस्ट में, ऑडिटर जनरल के अगेंस्ट में। स्टेट इलेक्शन
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट में, अकाउंटेंट जनरल के अगेंस्ट में और मेंबर्स के अगेंस्ट में और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अगेंस्ट में। आरपीएससी के अगेंस्ट में पर्सनल विधानसभा सेक्रेटरीट के अगेंस्ट में, एमएलए, सरपंच, वार्ड पंच और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है उनके अगेंस्ट में ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। लोकायुक्त एक टूथलेस और नेललेस इन्वेस्टिगेशन है और ये वेजिटेरियन टाइगर की तरह है। अब फंक्शंस क्या क्या है लोकायुक्त फंक्शंस हैं जैसे कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है मिनिस्टर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एम्प्लॉयज़ को और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी हैं। और ये रिसिप्ट कर जब वो कंप्लेंट रिसीव करता है फ्रॉम द जनरल पब्लिक से, फिर उसके बाद में ये ट्राई करता है कंप्लेंट इन केस ऑफ इल इंटेंशन के साथ में, ठीक है। अगर कोई किया है, लोकायुक्त एम्पावर्ड किया जाता है विद द राइट्स ऑफ सिविल राइट्स। लोकायुक्त के पास में सिविल राइट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, 5 साल से पुराना मामला है तो उसको सुनेंगे नहीं, और पर 5 साल से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है तो उसको सुन लेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। और क्या क्या पावर है अंडर ज्यूरिडिक्शन के अंदर, इसके ज्यूरिडिक्शन में जैसे कि कमेटी है कोई भी स्टेट काउंसिल की या फिर सेक्रेटरीट की तो इसके अंडर आएगी। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल जो आएगा वो इसके अंडर आएगा। मेयर, डिप्टी मेयर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ इसके अंदर आएगा। और कमेटी है, ऑल टाइप्स की कमेटी इसके अंडर आएंगी, ध्यान रखना, ज्यूरिडिक्शन के अंडर आएगी। फिर आता है अपने जिला परिषद और उप जिला परिषद इसके अंडर में आएंगे। प्रधान और उप प्रधान इसके अंडर में आएंगे। अगर कोई स्टैंडिंग कमेटी है पंचायत की तो इसके अंडर आएगी। अगर कोई अर्बन इम्पोर्ट ट्रस्ट है तो वो भी इसके अंडर में आएगा। कोई भी मिनिस्टर कोई भी मंत्री है वो भी इसके अंडर में आएगा। तो ओनली पब्लिक सर्वेंट और ओनली राजस्थान गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, ये राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट ये भी इसके अंडर में आएंगे। और कौन कौन नहीं आएंगे इसके अंडर में, ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, वो है इसके अंदर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, फिर ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, फिर आता है एडवोकेट जनरल, फिर ऑडिटर जनरल, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन और फिर अकाउंटेंट जनरल और मेंबर्स और इनके मेंबर्स भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और अकाउंटेंट जनरल मेंबर्स और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये सब नहीं आते इसके अंदर। आरपीएससी के मेंबर्स भी नहीं आते इसके अंदर, ठीक है। पर्सनल ऑफ विधानसभा सेक्रेटरीट ये भी नहीं आते इसके अंदर। एमएलए नहीं आते इसके अंदर, सरपंच नहीं आते इसके अंदर, वार्ड पंच नहीं आते इसके अंदर। रिटायर्ड कोई सिविल सर्वेंट है तो वो भी नहीं आता इसके अंडर में। ये एक टूथलेस और नेललेस इंस्टीट्यूशन है, लाइक ए वेजिटेरियन टाइगर की तरह, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं लोकायुक्त के कि पहला लोकायुक्त अपना आईडी दुआ, फिर अपने क्या नाम प्रथम उप लोकायुक्त केपीयू मेनन, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल के रहा था विनोद शंकर दवे और सर्वाधिक कार्यकाल रहा था सज्जन सिंह कोठारी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो कि राजस्थान के लोकायुक्त बने हैं वो एमएल श्रीमाल जो कि सिक्किम का उच्च न्यायालय के था और मिलाप चंद जैन जो कि दिल्ली के उच्च न्यायालय के था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश लोकायुक्त रहे हैं वो है अपने डीबी गुप्ता, आईडी दुआ। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि लोकायुक्त रहे हैं वो है डीपी गुप्ता, ठीक है। वर्तमान लोकायुक्त पीके प्रताप सिंह लोहरा और 2014 के अंदर लोकायुक्त अधिक सशक्त और नरपत सिंह लोढ़ा समिति का गठन किया गया। 5 वर्ष पुराने शिकायत का नहीं सुने गए और लोकायुक्त कार्यवाही कर रहा है, सक्षम है क्योंकि वह केवल सलाहकारी निकाय है। 16 जनवरी 2014 से लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013 लागू किया गया और प्रथम लोकपाल अपना कौन था, पीसी घोष था। सर्वप्रथम लोकपाल का नाम LM सिंघवी द्वारा सुझाया गया था।
सर्वप्रथम लोकपाल का नाम एल एम सिंघवी द्वारा। ठीक है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है अपने? आई डी दूहा। और प्रथम उप लोकायुक्त कौन है अपने? के पी यू मेनन। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल रहा था विनोद शंकर दवे का। और फिर सर्वाधिक कार्यकाल रहा था सज्जन सिंह कोठारी का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर रहे वो है एम एल श्रीमाल और मिलाप चंद जैन। सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश जो कि लोकायुक्त रहा है वो है अपना एम एल श्रीमाल सिक्किम के उच्च न्यायालय रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र लोकायुक्त रहे हैं वो है अपने आई डी दूहा। और राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि लोकायुक्त रहे हैं वो है डी पी गुप्ता। ठीक है, वर्तमान लोकायुक्त रहा है अपने पी के लोहरा। राजस्थान में 2014 के अंदर लोकायुक्त संस्थान का अधिक सशक्त बनाने के लिए नरपतमल लोढ़ा समिति बैठाई गई थी, गठन किया गया था। लोकायुक्त 5 वर्ष के पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। लोकायुक्त कार्यवाही के असक्षम क्योंकि केवल ये सलाहकारी निकाय है। केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2014 को लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013 लागू किया गया। प्रथम लोकपाल कौन था? वो पीसी घोष और सर्वप्रथम लोकपाल का नाम दिया गया था ये एल एम सिंघवी द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अपॉइंटेड किया जाता है गवर्नर के द्वारा आफ्टर हर 5 साल के बाद में। स्टेट फाइनेंस कमीशन इसे आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y के अंदर दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन तो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत समितिज का, और इसके अंदर 243Y के अंदर फाइनेंस पोजीशन देखेगा म्यूनसिपलिटीज़ का। और फंक्शंस इसके अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट लेविड टैक्सेस टोल टैक्सेस अमंग द लोकल बॉडीज़ के बीच में ये डिसाइड करता है। प्रिंसिपल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम कंसोलिडेशन फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फंड ऑफ स्टेट से। रिकमेंडेशंस इसकी क्या है? इसके अंदर इम्प्रूव करेगा फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का। ये रिकमेंडेशन करता है टैक्सेस के ऊपर एंड कैन बी लिविड बाय द लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो लिविड किए जाते हैं। ठीक है, अब होता है अपना कौन सा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन अपन देखेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। और अपन स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंदर देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन 243I के अंदर और 243Y के अंदर है। ठीक है, ये क्या करता है? ये पंचायत की पोजीशन देखता है, फाइनेंशियल पोजीशन देखता है समितिज की, और ये म्यूनसिपलिटीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन देखता है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है? इसके फंक्शंस ये है कि स्टेट के द्वारा जो लेवी टैक्सेस किए जाएंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और टोल का देखेगा, और टैक्सेस अमंग द लोकल बॉडीज उनका देखेगा। ठीक है, अब डिसाइडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स, ये डिसाइड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा। ये रिकमेंड करता है कि इम्प्रूव करेगा फाइनेंशियल पोजीशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, और ये रिकमेंडेशन करता है कि टैक्सेस दैट कैन बी लेविड बाय द लोकल बॉडीज़, और टैक्सेस कौन से लेविड किए जाएंगे? लोकल बॉडीज़ के द्वारा। अब आता है इसका टेन्योर ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन सबमिट करता है इसकी रिपोर्ट 18 से 24 मंथ्स के अंदर, और एक्सटेंशन कैन बी गिवन, और एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। इसकी रिकमेंडेशंस आर एनफोर्स की जाती हैं 5 साल के लिए, और 2016-17 के अंदर ये 7.81% का टैक्सेस कलेक्टेड किया गया था आर गिवन टू द लोकल बॉडीज़ को।
75.1% पंचायती राज को और 24.9% म्यूनसिपलिटीज़ को। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल परिषद, ठीक है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सब अपने को अपडेट करना है इकोनॉमिक सर्वे से। टिल नाउ अभी तक 5वां फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं, 6ठा आ चुका है अभी, और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वो था के गोयल के द्वारा 1995 के अंदर। 5th फाइनेंस कमीशन ज्योति किरण, जो कि 15 से 20 तक रहा। अभी अपना ये महापौर जो रहा था वो बना है। अब आता है अपना स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो कि धारा 15 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और इस्टेब्लिश किया गया है 18 अप्रैल 2006 को। नोटिफिकेशन और स्टैट्यूटरी बॉडी, फर्स्ट चेयरपर्सन इसका है एमडी कुरानी, और कंपोजिशन और चेयरमैन नॉट मोर देन 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटली 4 ऐसे अपने 4 ही इंफॉर्मेशन से स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है। अपॉइंटेड किया जाता है बाय द गवर्नर के द्वारा। रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी जो कि चेयर की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, कंसिस्टिंग होती है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड किया जाता है सीएम के द्वारा, और कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किए गए सीएम के द्वारा, उसके द्वारा ही किए जाते हैं। वेतन भत्ता डिसाइड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सूचना का अधिकार अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इसकी पावर है। एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है ये स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है। इसका टेन्योर होता है 5 साल का और 65 वर्ष का, और डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 के द्वारा। नॉट एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, इसका रिमूवल किया जाएगा इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज के अंदर। अनसाउंड माइंड होगा तब जाके, और इंस्पेक्शन ऑफ मिसकंडक्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ओनली कदाचार और असम्मतता ही सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाएगा। कदाचार मतलब इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड की सुप्रीम कोर्ट जांच करवाएगा, और मामलों के अंदर गवर्नर खुद हट सकता है, इनको खुद हटा सकता है। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ये इस्टेब्लिश हुआ था कब? ये 18 अप्रैल 2006 को इस्टेब्लिश हुआ था, और बाय द नोटिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, और फर्स्ट चेयरपर्सन इसका था एमडी कुरानी। कंपोजिशन इसका है चेयरमैन, और नॉट मोर देन 10 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटली इसके अंदर 4 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन 4 मेंबर ही हैं। अपॉइंटेड किया जाता है ये बाय गवर्नर के द्वारा, और इसके अंदर रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी चेयर की जाती है बाय द चीफ मिनिस्टर के द्वारा। कंसिस्ट होता है किससे? पहला लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, और स्टेट कैबिनेट, और स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा जो कि नॉमिनेटेड किया जाएगा सीएम के द्वारा। तो इसके अंदर ये दोनों रहेंगे। चेयरमैन तो सीएम है ही, चीफ मिनिस्टर है ही। इसके जो वेतन भत्ता है वो डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और सूचना का अधिकार अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इनकी पावर है। और एनुअल रिपोर्ट ये सबमिट करता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को ये सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट, ना कि गवर्नर को। इसका जो टेन्योर है वो 5 साल और 65 वर्ष का है, और ये डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट 2019 के अंदर दे रखा है इसका टेन्योर। और ये एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका जो रिमूवल होगा वो इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज इसके अंदर होगा, और अनसाउंड माइंड के अंदर होगा। और इंस्पेक्शन ऑफ मिसकंडक्ट का पाया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन डिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट जांच करवाएगा, और के अंदर अपने जो भी है इंफॉर्मेशन कमीशन वो खुद हट सकता है और के अंदर। अब इसकी पावर्स और फंक्शंस क्या हैं? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कमीशन जो कि रिसीव करेगा और इंक्वायर करेगा इनटू कंप्लेंट्स ऑफ द एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर करता है तो, who has not been able to submit an information requested because of non-appointment of Public Service Commission PIO के द्वारा। who thinks ये फी चार्ज करेगा
unreasonable, who thinks information is incomplete और misleading और false है। कमीशन कैन ऑर्डर कर सकता है इंक्वायरी इनटू कोई भी मैटर के अंदर सो मोटो से। और कमीशन हैज़ बीन बेस्ट ऑन किया गया है बाय द पावर ऑफ सिविल कोर्ट के द्वारा, और 25,000 का जुर्माना लगा सकता है ये कमीशन। अब आते हैं इसके पावर एंड फंक्शंस। पावर एंड फंक्शन क्या क्या है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कमीशन, ये कमीशन की ड्यूटी है कि वो रिसीव और इंक्वायर करे इनटू कंप्लेंट इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। जैसे कि सबसे पहले हु हैज़ नॉट बीन एबल टू सबमिट, जो कि सबमिट नहीं कर सकता, एन इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वेस्ट करता है, और इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, पीआईओ के द्वारा। फिर दूसरा इसके अंदर है कि हु थिंक्स फी चार्ज आर अनरीजनेबल, ठीक है। और अगर कोई थिंक करता है कि हु थिंक्स इन्फॉर्मेशन जो कि इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है और फॉल्स है, तो भी कर सकता है। और ये इसके पास में पावर होती है सो मोटो की, कोई भी ये सो मोटो से ले सकता है। और द कमीशन हैज़ बीन बेस्टोन्ड विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, और इसके पास में सिविल कोर्ट की पावर भी होती है। और 25,000 तक का ये जुर्माना लगा सकता है। कितने तक का जुर्माना लगा सकता है? 25,000 तक का ये जुर्माना लगा सकता है। अब अपन देखेंगे इंफॉर्मेशन कमीशन के महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि इंफॉर्मेशन कमीशन परिवादी संबंधी शक्तियाँ नागरिक निम्नलिखित परिस्थितियों में आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कि सूचना अधिकारी या आवेदन देने से मना करने पर, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो सूचना आवेदन करने पर इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है, तो वो सूचना देने से इनकार कर देता है, तो सूचना देने से इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर देता है, आवेदन लेने से मना करता है और इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है, तो और भ्रामक सूचना देता है, मतलब मिसलीडिंग देता है, तो भी कंप्लेन कर सकता है। सूचना के बदले मांगे जा रहे शुल्क का तर्क संगत नहीं होना, और जो सूचना के बदले मांगे जा रहा है शुल्क वो तर्क संगत नहीं होना, मतलब ज़्यादा रुपये ले लेना, तो भी उसके अंदर कंप्लेन कर सकता है। दीवानी न्यायिक शक्तियाँ कौन सी हैं? आयोग परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय के निम्नलिखित शक्तियाँ हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को शपथ या साक्ष्य हेतु बुलाना, किसी व्यक्ति को शपथ या साक्ष्य हेतु बुलाना, किसी न्यायालय या कार्यालय से अधिक सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ मंगाना, कोई भी न्यायालय हो, कोई भी कोर्ट हो या फिर कोई भी कार्यालय हो, उससे प्रतिलिपियाँ मंगवाना, ठीक है। गवाहों के सम्मन जारी करना, अगर कोई गवाह है तो उसके लिए ये सम्मन भी जारी कर सकता है। फिर आता है शपथ पत्र का साक्ष्य। फिर राज्य सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। फिर आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर राज्य सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि इसकी संरचना, 15 के अंदर इसकी संरचना है और 16 के अंदर इसका कार्यकाल है, 17 के अंदर इसको हटाने की प्रक्रिया है। फिर 18, 19, 20, 25 के अंदर इसकी शक्तियाँ हैं। 19 के अंदर इसमें अपील किया जा सकता है अपन। 19(1) के अंदर इसको फर्स्ट अपील अधिकारी होगा, और 19(3) के अंदर फिर सेकंड अपील अधिकारी होगा। फिर 19(7) के अंदर राज्य सूचना आयोग के आदेश बाध्यकारी होंगे। राज्य स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो आदेश होंगे वो क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे, बाध्यकारी। फिर 19(8) के अंदर दे रखा है कि अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु लोक प्राधिकरणों को आदेश दिया जाएगा। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु लोक प्राधिकरणों को आदेश दिया जाएगा, और फिर अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षण करेंगे।
करेंगे। ये है। और सर्वप्रथम स्वीडन द्वारा सूचना का अधिकार कानून लाया गया था 1766 के अंदर। सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य था अपने तमिलनाडु, और वो था 1996 के अंदर किया था। सूचना का अधिकार कानून 2000 के अंदर आया था, और ये अरुणा रॉय के मजदूर किसान शक्ति संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम अध्यक्ष था इसका एमडी कोरानी। पूर्व अध्यक्ष क्रमशः रहे हैं जैसे कि एमडी कौरानी, फिर है टी श्रीनिवासन, फिर आता सुरेश चौधरी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? डीबी गुप्ता। ठीक है। और वर्तमान सदस्य कौन है? एक तो राजेंद्र प्रसाद बरवड़ है, फिर है लक्ष्मण सिंह राठौड़ है, फिर है नारायण बारेहट है, फिर है शीतल धनखड़। ठीक है। अब आता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अंदर क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट मेड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन 2001 के अंदर बनाया था। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन द सेक्शन 21 वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ठीक है। इन द सेक्शन 21 ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंसिस्टिंग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन 18 जनवरी 1999 के अंदर अधिसूचना जारी की थी, और 23 मार्च 2000 के अंदर राजस्थान ने ह्यूमन राइट्स कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। फर्स्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन आया था, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर था अपना कांता भटनागर, और करंट में अपने जीके गोयल अपना करंट में है। कंपोजिशन आफ्टर 2006 के बाद में अमेंडमेंट किया दिया, और उसके अंदर 1+2 मेंबर बना दिए, एक चेयरमैन और 2 मेंबर। ठीक है। एक चेयरमैन है, 2 मेंबर है, और जो चेयरमैन है वो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, और 2 मेंबर है उनमें से एक मेंबर होगा शुड हैव बीन जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। फिर एक मेंबर है जो कि एक्सपर्ट होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के अंदर। अपॉइंटमेंट इसका किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कमेटी के द्वारा जो कि चेयर की जाएगी चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और इसके मेंबर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ विधानसभा। लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ विधानसभा। ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि राजस्थान के अंदर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आया था 2001 के अंदर। ठीक है। सेक्शन 21 के द्वारा स्टेट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। देयर इज ए प्रोविजन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ये 18 जनवरी 1999 के अंदर इन्होंने अधिसूचना जारी की थी, और बना कब था अपना 2001 के अंदर। ठीक है। और 23 मार्च 2000 के अंदर राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। और फर्स्ट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, पहला स्टेट ह्यूमन राइट कमिश्नर था अपना कांता भटनागर कमिश्नर था। ठीक है। जो कि करंट में अभी है जीके गोयल। करंट में कौन अपना? जीके गोयल करंट में है। कंपोजिशन एक इसका है कि आफ्टर 2006 के बाद में आफ्टर 2006 ये था पहला। एक तो इसके अंदर चेयरमैन रहेगा और 2 मेंबर रहेंगे। चेयरमैन जो है वो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। 2 मेंबर में से एक मेंबर तो रहेगा एक्सपर्ट, और दूसरा मेंबर रहेगा शुड हैव बीन जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसके रहेगा जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेगा। अपॉइंटमेंट्स है रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी बाय द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर के द्वारा, और इसके चेयर की जाएगी बाय द चीफ मिनिस्टर के द्वारा। मेंबर इसके लेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और होम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ
विधानसभा। टेन्योर, टेन्योर तो रहेगा 3 साल के लिए टेन्योर है, और 70 की एज तक रह सकता है, वो जो भी अर्लियर हो जाए। पावर और फंक्शंस इसके क्या है कि इंक्वायरी कर सकता है सो मोटो और ऑन द पिटिशन प्रेजेंटेड टू इट ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर। विजिट कर सकता है कोई भी जेल को और कंडीशंस जो कि डिटेन की जाती है इन पर्सन मैटर्स के अंदर। स्प्रेड करता है ह्यूमन राइट्स की लिटरेसी को अक्रॉस द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अंडरटेक करेगा, प्रमोट करेगा रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। एडवाइजरी और पनिशमेंट नहीं दे सकता, एडवाइजरी या ओनली पनिशमेंट नहीं दे सकता। कमीशन वेस्टेड है विद द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट की पावर्स से, क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है इनके पास। कमीशन हैज़ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इट्स ओन, और हेड एड करेगा पुलिस के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, नॉट बिलो रैंक ऑफ आईजी ऑफिसर के रैंक के बिलो। ठीक है, इसका टेन्योर क्या है? इसका टेन्योर है 3 साल और 70 साल तक रह सकता है। पावर्स और फंक्शंस क्या है? पावर्स और फंक्शंस है कि इसके पास में सुमोटो है, और ऑन पिटिशन के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे। ये विजिट कर सकता है कोई भी जेल स्टेट की, और वहाँ पे जाके कंडीशंस देख सकता है प्रिजन के अंदर। ठीक है, ये स्प्रेड करता है ह्यूमन राइट्स लिटरेसी को अक्रॉस द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अक्रॉस में ये अंडरटेक करता है और प्रमोट करता है रिसर्च को, अंडरटेक करता है एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। ये एडवाइजरी बॉडी है, एक एडवाइजरी बॉडी है, और ये पनिशमेंट दे सकता है, पनिशमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, इसके पास में ओनली सिविल कोर्ट की पावर है, सिविल कोर्ट की पावर है। कमीशन की खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि आईजी के रैंक के बिलो नहीं होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है इसकी खुद की इन्वेस्टिगेशन बॉडी। फिर आता अपने राज्य मानव अधिकार आयोग, अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसके अंदर जैसे कि मानव अधिकार आयोग का सुश्री कांता भटनागर रही। कांता भटनागर तो ये क्या थी? मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थी, मद्रास हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस भी थी। फिर न्यायमूर्ति सागिर अहमद जो कि है उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। फिर न्यायमूर्ति एन के जैन क्या था? राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राजस्थान के हाई कोर्ट के तो ये जज रहे थे, और जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके ये चीफ जस्टिस रहे थे। फिर आता प्रकाश टाटिया राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो राजस्थान हाई कोर्ट का प्रकाश टाटिया राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा था। ठीक है, फिर आता गोपाल कृष्ण व्यास, ये भी राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, ना कि मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, ना कि चीफ जस्टिस। न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदारा ये रहे थे 2000 से 2005 तक। फिर आता अपने आर के अकोदिया, ये रहे अपने 2000 से 2005 तक। ठीक है, ये मेंबर थे और महत्वपूर्ण तथ्य इसके ये हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं इसके? कांता भटनागर। वर्तमान अध्यक्ष कौन रहे हैं? जी के व्यास। वर्तमान सदस्य कौन रहे हैं? महेश गोयल और पद रिक्त। अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल कौन है? कांता भटनागर का। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि मानव अधिकार आयोग के सदस्य रहे हैं वो नमो नारायण मीना है। सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है पुखराज सिरवी का। पुखराज अगर देखें सदस्य के रूप में तो 7 वर्ष तक सदस्य रहे हैं, और सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा है वो नमो नारायण मीना का है जो कि 1 वर्ष ही रहा है। और आयोग के पूर्व सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा, हाल ही में मृत्यु हुई है इनकी।
अब आता है अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है कि पहला पंचायती राज इलेक्शन 1960 में हुआ था और स्टेट इलेक्शन कमीशन बनने के बाद में 1995 में हुआ था। पहला इलेक्शन पंचायती राज का पहला इलेक्शन 1960 में हुआ था और पहला इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन 1995 में किया था। ठीक है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि जुलाई 1994 में गठन हुआ। और अमर सिंह राठौड़ फर्स्ट ये इलेक्शन कमीशन रहा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और मैक्सिमम पीरियड भी उसी का है। इसका जो टेन्योर है वो 65 साल का टेन्योर है और पहला इलेक्शन कमीशन अपना 1995 में बना था। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए के अंदर है, जो कि इलेक्शन ऑफ पंचायत समिति करवाएगा और इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ करवाएगा। सर्विस कंडीशंस क्या है? सर्विस कंडीशन डिसाइड की जाएंगी गवर्नर के द्वारा। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो कि एंट्रस्टेड है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। और अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होता है गवर्नर के द्वारा और सीएम की रिकमेंडेशन के ऊपर, गवर्नर के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा? इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन में देखा कि पहला पंचायती राज का पहला इलेक्शन तो 1960 के अंदर हुआ था। और अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है, पहला इलेक्शन करवाता है 1995 के अंदर। और ये इसका टेन्योर होता है 5 से लेके 65 साल तक का टेन्योर होता है। और फर्स्ट इलेक्शन अपने हुए थे इसके बाद में 1995 के अंदर। ठीक है, और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जुलाई 1994 के अंदर गठन हुआ था। और अमर सिंह राठौड़ पहला इलेक्शन कमीशन था जो कि मैक्सिमम पीरियड तक भी रहता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके अंदर दो हैं, आर्टिकल 243 जेड ए और आर्टिकल 243 के, इसके अंदर है, दो हैं। तो इसके अंदर ये इलेक्शंस कराएगा पंचायती राज का। और 243 जेड है, इसके अंदर इलेक्शन कराएगा म्यूनसिपलिटी का। ठीक है, अब सर्विस कंडीशंस क्या है? सर्विस कंडीशंस डिसाइड की जाएंगी गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अब आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंट्रस्टेड है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किया जाएगा बाय गवर्नर के द्वारा। ठीक है, ऑन सीएम की रिकमेंडेशन ऑफ सीएम। सेवा शर्तें इसकी हैं कि सेवा शर्तें गवर्नर द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन रूल्स 1994 सेवा शर्तें इसके अंदर दे रखी हैं। और रिमूवल इसका किया जाएगा आर्टिकल 243(4) के अंदर दे रखा है, इम्पीचमेंट लाएगा हाई कोर्ट जज के द्वारा। ये एडजेसेंट इंसॉल्वेंट अनसाउंड माइंड होना चाहिए, अटेन ए पास्ट ऑफ प्रॉफिट अगर ज्वाइन करता है तो जाके। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, रिमूवल सेम एज ए हाई कोर्ट जज की तरह रिमूव किया जाएगा, रिमूव बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा। सैलरी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा दिए जाएंगे। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे होता है चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, तो इसका कोई लेना देना नहीं होता अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन से। ये एमएलए एमपी प्रेसिडेंट राज्यसभा की सीटों पर और सीईओ अपना प्रवीण गुप्ता है इस टाइम पे। ठीक है, कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस ऑफ, अब इसके फंक्शंस क्या हैं? ये कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस ऑफ पंचायती समिति एंड म्यूनसिपलिटीज़ का। ये प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल को। ये अनाउंसमेंट करता है इलेक्शन के शेड्यूल्स को। ये रिजोल्व करता है इशू को रिलेटेड टू द इलेक्शन। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राजस्थान था अमर सिंह राठौड़। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज एक्ट आया था 1994 के अंदर, धारा 120 के अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। ठीक है, रिटायर्ड आईएएस और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का काम करेगा। अगर ये भी नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन कमीशन काम करेगा। तो ठीक है, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन ये अगर नहीं है
जो कि रिटायर्ड IAS होता है, तो डिप्टी इलेक्शन कमीशन होगा। डिप्टी इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं है, तो जो सेक्रेटरीट होगा इलेक्शन कमीशन का, वो एक IAS अधिकारी वो काम करेगा। तो इसकी सेवा शर्तें किसके अंदर दे रखी है? इसकी सेवा शर्तें दे रखी हैं गवर्नर द्वारा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन रूल्स जो कि 1994 में दे रखी है, उसके अंदर सेवा शर्तें दी है। इसका रिमूवल जो कि आर्टिकल 124(4) के अंदर दे रखी है, इम्पीचमेंट के द्वारा, जैसे कि हाई कोर्ट जज को किया जाता है उसकी तरह रिमूव किया जाएगा। इसका रिमूवल पहला एडजेसेंट इंसॉल्वेंट है, दूसरा इसके अंदर अनसाउंड माइंड है, तीसरा इसके अंदर अटेंड करता है पास्ट ऑफ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट को। फिर आता है अपने फोर्थ है इसकी मिसबिहेवियर, और अगर इनकेपेसिटी है तो रिमूव किया जाएगा, रिमूव फ्रॉम हाई कोर्ट से रिमूव किया जाएगा। रिमूवल सेम एज हाई कोर्ट जज की तरह इंक्वायरी बिठा उठू के फिर उसके बाद में रिमूव किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा। ठीक है, इसकी सैलरी डाली जाती है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, इसका कोई लेना देना नहीं है अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस है कि ये कंडक्ट करवाएगा इलेक्शंस किसके? पंचायत समितिज़ के और ये म्यूनसिपलिटीज़ के। ये प्रिपेयर करेगा क्या? इलेक्टोरल रोल्स को ये प्रिपेयर करेगा, और ये करेगा अनाउंसमेंट करेगा इलेक्शन के शेड्यूल का अनाउंसमेंट करेगा। ये रिजोल्व करेगा इशू रिजोल्व करेगा जो कि इलेक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राजस्थान था अपना अमर सिंह राठौड़ पहला इलेक्शन कमिश्नर था राजस्थान का। तो राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के धारा 120 के अंदर दे रखा है कि अगर स्टेट इलेक्शन कमीशनर नहीं है तो उसकी जगह लेगा डिप्टी इलेक्शन कमीशन, और डिप्टी इलेक्शन कमीशन भी दोनों ही नहीं है तो उसकी जगह जो सेक्रेटरीट होगा इलेक्शन कमीशन का वो इसकी जगह लेगा। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके अंदर अपन देखा कि विशेष निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर की जाती है, और राज्य के अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है वो। ठीक है, और मुख्य दायित्व इसका लोकसभा, राज्यसभा, विधायक, राष्ट्रपति आदि का चुनाव करवाना है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जो कि एक IAS है। ठीक है, अब ये जिसका इससे अलग अपना, तो वर्तमान तक आयुक्तों का विवरण लेकर, तो सबसे पहले अमर सिंह राठौड़ था, उसके बाद में NR बसीन आया, फिर उसके बाद में इंद्रजीत खन्ना आया, फिर अपने आया अशोक कुमार पांडे, फिर आता अपने रामलू भाया, फिर आता प्रेम सिंह मेहरा, रामलू भाया वो जीजी वाला।